हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत की विवेचना करने जा रहे हैं। केन्स का विनियोग गुणक का सिद्धांत अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केन्स ने विनियोग गुणक के सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका कि प्रकाशन 1936 में हुआ था, के अंतर्गत उसकी विवेचना की है। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में किसी समय में विनियोग में की गई प्रारंभिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में आय में कई गुना वृद्धि करती है। चूँकि केन्स का ये मानना था कि जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में विनियोग किया जाता है तो आय में जो वृद्धि होती है वह कई उद्योगों में व्युत्पन्न मांग को उत्पन्न करते हुए अर्थव्यवस्था में आय को कई गुना बढ़ा देती है। केन्स ये मान के चलते हैं कि जो आय की ये वृद्धि होती है वो तत्काल ही हो जाती है। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब प्रारंभ में विनियोग किया जाता है तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों की विनियोग के परिणाम स्वरूप जब आय बढ़ती है तो वह अपनी इनकम का एक भाग उपभोग पर खर्च करते हैं और उपभोग पर खर्च करने से वह अन्य व्यक्तियों की आय बनती है और अन्य व्यक्तियों की जब आय बनती है तो वह भी उपभोग पर खर्च करते हैं। इस प्रकार ये सतत प्रक्रिया चलती जाती है। परिणाम स्वरूप विनियोग में की गई प्रारंभिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में आय में कई गुना अधिक वृद्धि कर देती है। आय में कितना गुना वृद्धि होती है विनियोग के परिणाम स्वरूप, इसे केन्स के द्वारा जिस अवधारणा के द्वारा स्पष्ट किया गया उसे केन्स का विनियोजन गुणक का सिद्धांत कहते हैं, जिसे कि केन्स ने के द्वारा डिनोट किया। अर्थात के का अभिप्राय है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। विनियोग में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय में कितने गुना परिवर्तन होता है। केन्स के इस गुणक सिद्धांत के जो निर्धारक तत्व हैं वह दो हैं। एक सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, जिसे स्टूडेंट्स हम एमपीसी कहते हैं, और मैंने अपने पिछले समग्र आय एवं समग्र पूर्ति पत्ति के द्वारा जब सिद्धांत की विवेचना की थी और केन्स के उपभोग फलन को स्पष्ट किया था तब ऊपर उस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है। केन्स ये कहते हैं कि गुणक का सिद्धांत अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है और सीमांत बचत की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। और केन्स ये मान के चलते थे अपने सिद्धांत के अंतर्गत कि एमपीसी का मान जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। इसलिए एमपीसी और के में सीधा संबंध पाया जाता है और अतः एमपीसी का मान जितना अधिक होता है के का मूल्य भी उतना ही ऊंचा होता है। चूँकि लोगों के द्वारा जब अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, आय एवं रोजगार के स्तरों में वृद्धि होती है, जिसके कारण गुणक का सिद्धांत लागू होना शुरू हो जाता है और के का मूल्य जो है बढ़ता है। इसी प्रकार सीमांत की बचत की प्रवृत्ति और के में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एमपीसी प्लस एमपीएस का जोड़ जो होता है वो 1 के बराबर पाया जाता है। जब बचत की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो के का मूल्य घटता है। क्योंकि इनकम का सर्कुलेशन अर्थव्यवस्था में कम होता है, परिणाम स्वरूप लोग बचत रखते हैं अपने पास में। जब बचत रखते हैं तो के का मूल्य कम हो जाता है और इसलिए हम कहते हैं कि एमपीसी का के साथ सीधा संबंध पाया जाता है और एमपीएस का के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। इसकी विवेचना मैं आपको एक गणितीय उदाहरण के द्वारा कर रही हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक के का मान ज्ञात करने के लिए एमपीसी या बी का मान 0.75 लिया है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं के का वैल्यू रखती हूँ, के इज इक्वल टू हमको पता है किसके बराबर होता है 1/1 माइनस बी के, अर्थात के का मूल्य किस पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग की
प्रवृत्ति पर। और इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये स्पष्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि जब यदि मैं ये कहती हूँ कि k इक्वल टू 1/1 - b है, जो कि गुणक का सूत्र है, तो ऐसी स्थिति में यदि b का मान मैं 0.75 लेती हूँ, तो ऐसी स्थिति में k का जो मान मुझे प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, 4, k इक्वल टू 4, विच मीन्स हम ये कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत k का मान MPC 0.75 है, तो k की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो 4 के बराबर प्राप्त होती है। और किया गया विनियोजन 100 करोड़ का 4 से मल्टीप्लाई होने के कारण 400 करोड़ के बराबर प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय है कि यदि MPC का मान अर्थव्यवस्था में 0.75 है, तो ऐसी स्थिति में 100 करोड़ का विनियोजन अर्थव्यवस्था में k के मान 4 होने के कारण, k की वैल्यू 4 होने के कारण 400 करोड़ से बढ़ा देता है। इसी प्रकार यदि मैं MPC में वृद्धि कर देती हूँ अगले एग्जाम्पल के अंतर्गत, तो हम देखते हैं कि मैंने b का मान 0.80 लिया है। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों, आपकी MPC जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। जब MPC इंक्रीज़ हुई है तो हम कहते हैं k की वैल्यू हमें क्या मिली, 5। और जब k की वैल्यू हमें 5 मिली तो हम देखते हैं कि किया गया इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का इनकम की वैल्यू को कितना बढ़ा देता है, 500 करोड़ से। तो ये क्या बताता है कि जब MPC की वैल्यू हमने 0.75 ली तो k की वैल्यू 4 थी, इसलिए आपका जो इनकम में इंक्रीज़ हुई है 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट होने के कारण वो 400 हुई है। जबकि यदि MPC अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है 0.80, तो हम कहते हैं k की वैल्यू 5 है। और किया गया इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल हमारा 100 करोड़ है, उसकी वजह से इनकम जो हमारी बढ़ी है वो 500 करोड़ से बढ़ गई है। तो आपको विद्यार्थियों ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट्स कि k और MPC में सीधा संबंध पाया जाता है। MPC बढ़ती है तो k का मूल्य, गुणक का मूल्य भी बढ़ता है, और MPC घटती है तो गुणक का मूल्य भी घटता है। इस प्रकार हम MPC और k में स्पष्ट एवं सीधे संबंध को देखते हैं। इसके विपरीत विद्यार्थियों इसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं स्पष्ट कर रही हूँ, चूँकि हम जानते हैं कि MPS किसके बराबर होती है, MPS इज़ इक्वल टू 1 - MPC। और इस एग्जाम्पल में जब मैंने MPC आपकी 0.75 ली है तो आपकी MPS की वैल्यू क्या होगी, 0.25। और 0.25 MPS है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आपके पास में क्या है, 4। और 4 होने से हम कहते हैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनकम को 400 करोड़ से बढ़ाता है। अब सपोज़ कीजिए कि MPS की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात MPS की वैल्यू जो होती है 1.20 हो जाती है, यानी घट जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा MPS क्या हो जाता है, 0.20। और 0.20 होने से क्या हुआ है कि k का मान जो है वो बढ़ गया। इसलिए हम ये कहते हैं जब MPS बढ़ता है, जब MPS घटता है तो k का मान जो है वो बढ़ता है, और जब MPS बढ़ता है तो k का मान घटता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने आपको स्पष्ट किया कि MPC और k का सीधा संबंध पाया जाता है और MPS और k का विपरीत संबंध पाया जाता है। केन्स के सिद्धांत की जो मैंने प्रयास किया कि केन्स के सिद्धांत की मैं आपको बीजगणितीय व्याख्या करूं, उसको स्पष्ट करने के लिए जो मैंने आपका वो विवरण लिया है वो ये लिया है कि सपोज़ कीजिए कि आपका जो समग्र मांग का जो मैंने पहले भी विश्लेषण किया था, इक्वेशन है y इक्वल टू c प्लस आई। जैसे मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किया है कि y इक्वल टू c प्लस आई, यानी समग्र मांग हमारी बराबर है y इक्वल टू c प्लस आई के उपभोग और विनियोग के। और हम जानते हैं कि केन्स के उपभोग फलन में जो हमने पूर्व में भी विवेचना की है, c इक्वल टू a प्लस बी वाई है। c इक्वल टू a प्लस बी वाई अल्पकालीन उपभोग फलन है केन्स का। और पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ c इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब मैं c का मान रखती हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि मुझे क्या प्राप्त होता है, y इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई। और सॉल्व करने पर y के टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, y माइनस बी वाई इक्वल टू a प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, देन y इज इक्वल टू a प्लस आई अपॉन 1 माइनस b, y इज इक्वल टू then y is equal to a plus I divided by 1 minus b, equation 2।
इक्वेशन ये जो हमें प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स, वो पहले भी मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ किसका है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का इक्वेशन प्राप्त हुआ है। ये सिंपल इक्वेशन है जहाँ हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति के विश्लेषण की व्याख्या करते थे कि साम्य आय का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ पर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। गुणक प्रभाव को ज्ञात करने के लिए मैं अब समीकरण में परिवर्तन कर रही हूँ, और ऐसा परिवर्तन करने के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, समझाने के लिए आपको, कि यदि हम विनियोग में परिवर्तन करते हैं तो विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में कितना परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने इक्वेशन के अंतर्गत दाहिने पक्ष में चेंज इन डेल्टा आई किया है, यानी विनियोग की राशि में परिवर्तन किया है, और वाई पक्ष में इक्वेशन में चेंज इन डेल्टा वाई जोड़ा है, जो कि बाएं पक्ष में इस बात को स्पष्ट करेगा समीकरण के कि विनियोग में परिवर्तन के कारण हमारा आय में कितना परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिसे हम गुणक प्रभाव कहते हैं। जब मेरे द्वारा इस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाता है तो स्टूडेंट्स हम चेंज इन इनकम को नोट कर रहे हैं। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू ए प्लस आई ऑटोनोमियस डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, जो मैंने पिछले इक्वेशन से प्राप्त किया है, प्लस डेल्टा आई विनियोग में क्या परिवर्तन होगा, ऑल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। वाई जो आपका पॉजिटिव टर्म थी, मैं इस दाहिनी तरफ लाती हूँ तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस वाई। नेक्स्ट इस इक्वेशन में डेल्टा वाई इक्वल टू, हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, डेल्टा वाई इक्वल टू ए प्लस आई ऑटोनोमियस डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ जो मुझे इक्वेशन में यहाँ मिली थी स्टूडेंट्स, वाई इक्वल टू ए प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2, उसकी वैल्यू जब मैं पुट कर रही हूँ तो यहाँ आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी पॉजिटिव है, और एक टर्म ए प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में बचता है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। फाइनल इक्वेशन मेरे पास में अभी ये आया है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों को डेल्टा आई से विभाजित कर रही हूँ। बाएं पक्ष को भी डेल्टा आई से विभाजित कर रही हूँ और दाएं पक्ष को भी डेल्टा आई से विभाजित कर रही हूँ। जब मैं विभाजित करती हूँ तो मेरे पास में बायां पक्ष आता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी आफ्टर सॉल्विंग। तो आप ये देखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई वास्तव में क्या है, आय में विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में कितने गुना परिवर्तन हुआ है, और वो हमेशा बराबर होता है किसके, 1 अपॉन 1 माइनस बी के। अर्थात यदि हम ये कहें कि 1 अपॉन 1 माइनस बी क्या है, वो वास्तव में क्या है, के है, और के का सूत्र हम क्या बता रहे थे अभी आपको ऊपर, 1 अपॉन 1 माइनस बी, और कैसे हम ड्राइव करके इसको लाए हैं इसकी विवेचना मैंने इसमें की है। तो आपका समीकरण निकल के क्या आता है कि डेल्टा वाई इक्वल टू, मेन समीकरण निकल के क्या आता है आपका, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, विनियोग में परिवर्तन से आय में कितने गुना परिवर्तन होगा यह निर्भर करता है, इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, और 1 अपॉन 1 माइनस बी क्या है हमारा, इक्वल टू के यानी गुणक। तो गुणक को हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर। 1 अपॉन 1 माइनस बी हम ये कहते हैं, बी क्या है, एमपीसी। अगर 1 माइनस बी हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, एमपीएस। तो के और एमपीएस में विपरीत संबंध पाया जाता है, और के और एमपीसी में जो है वो सीधा संबंध पाया जाता है। इस समीकरण से हम दो तथ्यों पर पहुँचे हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट तो ये कि के का समीकरण हमने ज्ञात किया, वो बराबर होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई के, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई बराबर होती है 1 अपॉन 1 माइनस बी के। और 1 अपॉन 1 माइनस बी के बराबर होने के कारण हम कहते हैं के का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है तो गुणक का मान भी बढ़ता है, और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मान भी घटता है। एमपीएस और के में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात एमपीएस में वृद्धि होती है तो के का मूल्य कम हो जाता है। इस प्रकार इन समीकरणों का उपयोग करके मैंने आपको के का जो समीकरण है उसको बीजगणितीय रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया, और कैसे हम
y इक्वल टू सी प्लस आई के इक्वेशन को यूज़ करते हुए गुणक के के मान को निकालते हैं, गुणक के सिद्धांत की विवेचना बीजगणितीय रूप में कैसे करते हैं, उसको मैंने आपको इस स्लाइड्स की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी केन्स के गुणक सिद्धांत की विवेचना मैं आपको चित्रीय व्याख्या के द्वारा भी करने जा रही हूँ। जब चित्रीय व्याख्या के द्वारा हम इसकी विवेचना करते हैं तो ऐसी स्थिति में केन्स के गुणक सिद्धांत का जो चित्र हमें प्राप्त होता है और जो हमने ड्रॉ किया है वो उसको स्पष्ट मैं करने जा रही हूँ। उसको स्पष्ट करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे हमने उपभोग एवं विनियोग को लिया, अर्थात समग्र मांग को हम ले रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम कुल आय को ले रहे हैं। और जब ये मेज़र करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 45 डिग्री की लाइन वाई रेखा बताती है, वर्टिकल लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो वाई 45 डिग्री की लाइन पूर्ति रेखा को बताती है। सी प्लस आई आपकी पहले की वर्णित रेखा है जिसे मैंने आपको समग्र मांग के द्वारा डिनोट किया है। जहाँ पर सी प्लस आई रेखा हमारा समग्र मांग फलन वाई रेखा को काटता है E0 बिंदु पर, वहाँ हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में साम्य आय का निर्धारण OY0 हो जाता है। ये वही साम्य आय का निर्धारण है जो मैंने आपको पूर्व के केन्स के साम्य आय निर्धारण के सिद्धांत में पीपीटी के मार्फत से समझा चुकी हूँ। अब यदि हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में विनियोजन में डेल्टा आई से वृद्धि की जाती है, जैसा कि मैं ये कह रही हूँ कि वर्टिकल एक्सिस पर मैंने स्वायत्त विनियोग में डेल्टा आई से वृद्धि की है। केन्स ये कहते हैं कि डेल्टा आई में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारा जो समग्र मांग फलन है वो परिवर्तित होकर के सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाता है। 45 डिग्री की रेखा के काटने पर नया साम्य हमें E1 बिंदु पर प्राप्त होता है। इस न्यू बिंदु को जो हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जो साम्य आय का निर्धारण होता है वो Y1 होता है। अब किए गए विनियोजन स्वायत्त विनियोजन में परिवर्तन डेल्टा आई जो कि बहुत कम मात्रा में है वर्टिकल एक्सिस पे, उसके कारण आय में जो चेंज है वो कई गुना अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यही केन्स का विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन का गुणक कहलाता है, जिसके कारण किया गया प्रारंभिक विनियोजन अर्थव्यवस्था में के गुना आय में वृद्धि करता है। और के का मान हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर। इसलिए जिन अर्थव्यवस्थाओं में सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति ऊंची पाई जाती है तो किया गया प्रारंभिक विनियोजन कई गुना आय के स्तरों में वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय का स्तर प्रारंभिक विनियोग के परिणाम स्वरूप आय का स्तर कई गुना अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसे हमने इस चित्र में आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। केन्स का ये जो विश्लेषण है वो किन मान्यताओं पर आधारित है उसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक एक मान्यता का डिस्कस करूँगी और उसको हम स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले केन्स ने जो निवेश का गुणक का सिद्धांत दिया, उसमें सबसे पहले केन्स का ये मानना था कि यदि हम अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक के सिद्धांत की विवेचना करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमें सबसे पहली मान्यता यह लेनी होगी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो स्थिर पाई जाती है, कांस्टेंट पाई जाती है। वो कांस्टेंट होना आवश्यक है, और क्योंकि हम अल्पकालीन कंजम्पशन फंक्शन को काम में ले रहे हैं, इसलिए वो मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो स्थिर पाई जाती है। दूसरा, केन्स का निवेश गुणक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि आय में वृद्धि जो होती है तुरंत हो जाती है और आय और विनियोग में अंतराल नहीं पाया जाता। ये केन्स ये मान के चलते हैं कि प्रारंभ में यदि विनियोग में 100 करोड़ से वृद्धि की गई है तो विनियोग के 100 करोड़ में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में तुरंत ही 100 करोड़ की वृद्धि हो जाती है और इसमें कोई समय अंतराल नहीं पाया जाता। और ये किया गया विनियोजन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्युत्पन्न मांग को उत्पन्न करता हुआ कई गुना अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तरों को बढ़ा देता है। चूँकि एक उद्योग में किया गया प्रारंभिक विनियोजन अन्य उद्योगों उस उद्योग के मजदूरों को ही मजदूरी नहीं देता, बल्कि वो मजदूर उस आय को प्राप्त करके वस्तुओं सेवाओं की मांग करते हैं, तो अन्य उद्योगों में व्युत्पन्न मांग
उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहाँ भी उत्पादन, आय एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण आय का स्तर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता केन्स अपने विश्लेषण में मान के चलते हैं कि गुणक का प्रभाव तभी क्रियाशील हो सकता है यदि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है स्टूडेंट्स जिसमें कि आयातों निर्यातों पर प्रतिबंध पाया जाता है। ऐसा केन्स का मानना इसलिए था क्योंकि यदि वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में आयात होंगे तो इनकम का पोर्शन जो बड़ा है वो आयातों पर खरीदने में खर्च हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में जितने गुना आय बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण मान्यता मान के चलते थे कि निवेश का गुणक का सिद्धांत तभी लागू हो सकता है जब अर्थव्यवस्था जो हो बंद अर्थव्यवस्था हो। चौथी महत्वपूर्ण मान्यता केन्स के निवेश गुणक सिद्धांत के लिए यह मानी जाती है कि उपभोग में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है, यानी व्यक्ति जब आय प्राप्त करते हैं तो उनका उद्देश्य जो होता है वो अधिक से अधिक मात्रा में खर्च करना होता है। यदि व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में खर्च नहीं किया जाता है, उपभोग की कैपेसिटी अगर अर्थव्यवस्था में नहीं है, तो विनियोग का गुणक सिद्धांत जो है लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपभोग नहीं बढ़ेगा, लोगों के द्वारा मांग नहीं की जाएगी, तो उत्पादन और रोज़गार नहीं बढ़ेगा और आय का चक्राकार प्रवाह नहीं बढ़ेगा और आय अर्थव्यवस्था में उतने गुना नहीं बढ़ेगी जितना कि हम विनियोग के कारण मान करके चलते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि केन्स का सिद्धांत तभी लागू हो सकता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जबकि उपभोग में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो। इसी तरह से केन्स के सिद्धांत को लागू होने के लिए एक मान्यता हम ये मान के चलते हैं कि उद्योग में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है। ये में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मान्यता है। यदि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का विनियोजन किया जाता है या किसी अनुपात में विनियोजन किया जाता है और अगर इंडस्ट्रीज़ में कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन करने की, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उत्पादन नहीं अगर कर पा रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था में डिमांड तो है लेकिन उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचुरली विनियोग की मात्रा कम काम में आएगी और उत्पादन कम होगा और आय उतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम मान के चलते हैं कि जितनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोजन के परिणाम स्वरूप उपभोग की क्षमता उत्पन्न होती है, उतनी ही उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है, जिसके कारण किया गया विनियोजन कई गुना अर्थव्यवस्था में आय को बढ़ा देता है। केन्स की एक महत्वपूर्ण मान्यता ये थी गुणक का प्रभाव मौद्रिक रूप में नहीं वरन वास्तविक रूप में भी दिखना चाहिए। वो ये है दिखता है या दिखना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम मौद्रिक रूप में ही वृद्धि नहीं कर रहे हैं बल्कि आय उत्पादन में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक है, तभी गुणक का प्रभाव क्रियाशील होगा। क्योंकि जब वास्तविक उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों के हाथों में सर्कुलेशन में मनी आएगी और मनी आएगी तो वो खर्च करेंगे और इसी तरह से औसत उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की क्षमता जो होगी उसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता जाएगा और रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी, आय की मात्रा में वृद्धि होगी। इस प्रकार केन्स के सिद्धांत को हम इन कुछ मान्यताओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में उस रूप में लागू कर सकते हैं जैसा कि केन्जियंस विश्लेषण में कहा गया है कि किया गया प्रारंभिक विनियोजन कई गुना अर्थव्यवस्था में आय के स्तरों को बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि केन्स का सिद्धांत यदि अर्थव्यवस्था में किसी कारण से उतना हमें लागू नहीं हो पाता या उतने गुना विनियोग के परिवर्तन जितना गुना हम कहते हैं मान होना चाहिए, आय में वृद्धि होनी चाहिए, यदि ये लागू नहीं होते हैं तो एक ऐसी परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, उसके लिए हम मान के चल रहे हैं सबसे पहले कि केन्स की गुणक के सिद्धांत के अंतर्गत यदि अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है तो गुणक का सिद्धांत जिस रूप में हम मानते हैं कि किया गया विनियोजन का आय में कई गुना वृद्धि करेगा वो लागू नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको पूर्व स्लाइड में स्पष्ट किया विद्यार्थियों कि बचत और यदि बचत में वृद्धि होती है तो बचत और के में गुणक के अंतर्गत विपरीत संबंध पाया जाता है। जब लोगों के द्वारा बचत अधिक मात्रा में की जाएगी तो उपभोग पर खर्च कम करेंगे, जब उपभोग पे खर्च कम करेंगे तो उत्पादन की क्षमता घटेगी, उत्पादन की क्षमता घटेगी तो रोजगार के स्तरों पर असर पड़ेगा और आय में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी की गुणक के कारण होनी चाहिए। इसलिए बचतों में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कर्जों का भुगतान। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा अपनी इनकम का भाग जो अर्न किया जाता है उसका उपभोग ना करके
पुराने कर्ज़ों को चुकाने में उपयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं परिवार अपने कर्ज़े चुकाते हैं, व्यावसायिक फर्में अपने कर्ज़े चुकाती हैं, तो कर्ज़ों के कारण काफ़ी बड़ा अंश जो होता है वो उपभोग के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इसलिए आवश्यक ये है कि कर्ज़ों का भुगतान जो हो मिनिमम होना चाहिए, उपभोग में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जानी चाहिए, और जब वो वृद्धि होगी तभी निवेश का गुणक का सिद्धांत जो होगा वो सही मायने में लागू होगा। इसी तरह से तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारा वो फैक्टर है वो है नगद अपसंचयन की प्रवृत्ति। यदि लोगों के द्वारा इनकम अर्न भी की जाती है विनियोग के कारण, उत्पादन के कारण, और अर्न करके उसको अपने पास में कैश रूप में अपसंचय करके रख लिया जाता है और उसका पुनः विनियोजन नहीं किया जाता या खर्च नहीं किया जाता है, तो इसके कारण भी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और जब सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी तो हम सभी जानते हैं कि के का मान जो है वो कम हो जाएगा और गुणक का सिद्धांत उस रूप में लागू नहीं होगा जैसा कि हम सोच करके चलते हैं। इसी तरह से एक फैक्टर जो कि गुणक के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट होने में रोकता है वो है करों में वृद्धि। जब करों में वृद्धि की जाती है तो आय का अंश जो है बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट को चुकाने में निकल जाता है, सरकार को देने में निकल जाता है। परिणाम स्वरूप खर्च योग्य आय जो है व्यक्तियों के पास में कम हो जाती है। जब खर्च योग्य आय कम हो जाती है तो उनकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर असर पड़ता है और सीमांत की उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, और जब सीमांत की उपभोग प्रवृत्ति कम होगी तो के का मान जो होगा कम प्राप्त होगा, और जब के का मान कम प्राप्त होगा तो किया गया विनियोजन आय के स्तरों में उतनी गुना वृद्धि नहीं कर सकेगा। इसके लिए कहा भी जाता है कि करों में वृद्धि से कुछ अंश सरकार के द्वारा पुनः व्यय कर दिया जाता है, तो कुछ अंश तक वो कंपनसेट हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। करों में वृद्धि होने के बाद सरकार अपने व्यय का कितना अंश सरकारी योजनाओं पर व्यय करती है और कितना रोज़गार जनता को उपलब्ध करती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। और यदि सरकार के द्वारा उतनी ही मात्रा में विनियोजन नहीं हो पाते हैं तो एक रिसाव उत्पन्न हो जाता है और गुणक का सिद्धांत जो है वो क्रियाशील नहीं हो पाता। अगला फैक्टर जो इसके लिए उत्तरदायी है वो है कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर जो होती है वो घट जाती है और कम क्रय कर पाते हैं। जब कम क्रय किए जाते हैं तो उत्पादन की क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है और रोजगार एवं गुणक का इम्पैक्ट जो है वो सही मायने में प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये कुछ फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स जिसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यदि केन्स के गुणक सिद्धांत को सही रूप में लागू करना है तो इन रिसावों की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। लास्ट हम आते हैं स्लाइड के ऊपर कि केन्स के निवेश गुणक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो केन्स का ये गुणक सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और केन्स ने बहुत ही सरल अवधारणा के द्वारा स्पष्ट किया, जो एमपीसी की अवधारणा लेकर के चले हैं उसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गुणक का सिद्धांत किस किस तरह से क्रियाशील होता है, अर्थात किया गया प्रारंभिक विनियोजन किस तरह से कई गुना अर्थव्यवस्था में आय की मात्रा को बढ़ा देता है। तो उसके सिद्धांतों का अध्ययन जो हमें व्यापार चक्रों के सिद्धांतों के अध्ययन में महत्व देता है। तेजी और मंदी की परिस्थितियां जो होती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसमें गुणक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तेजी की स्थितियां जब पाई जाती हैं तो अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। उपभोग की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तेजी की स्थिति में, क्योंकि उत्पादकों के लाभ बढ़ते हैं। जब लाभ बढ़ते हैं तो उनके द्वारा विनियोजन किया जाता है तो उत्पादन की मात्राएं तेजी से बढ़ती हैं, रोजगार बढ़ते हैं, लोगों के पास में आय के स्रोत बढ़ते हैं। जब आय के स्रोत उनके पास में बढ़ते हैं तो उनकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि व्यापार चक्रों का अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है केन्स के गुणक सिद्धांतों को समझने के लिए। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि केन्स के गुणक सिद्धांत को राजकोषीय नीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया है। राजकोषीय नीति सरकार की कर व्यय की नीतियां हैं जिसके अंतर्गत सरकार ये देखती है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से करों से प्राप्त राशियों का इन्वेस्टमेंट सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि उन व्ययों के द्वारा व्यक्तियों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की प्राप्ति हो। जब रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा राजकोषीय नीतियों के इम्प्लीमेंट के कारण तो अपने आप अर्थव्यवस्था में आय अधिक आएगी और लोग उपभोग अधिक करेंगे और मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पुनः किया गया विनियोजन कई गुना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय के स्तरों को बढ़ाएगा।
इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय के निवेश गुणक सिद्धांत को हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ये गुणक सिद्धांत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है, क्योंकि इसके कारण ही हम आगे के त्वरक सिद्धांतों को या व्यापार चक्रों के सिद्धांतों को स्पष्ट करने में सफल हो पाते हैं।